everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos on solid state, coordination compounds and electrochemistry, halogen derivatives, so you can click on the I button given above. And today we are going to continue with electrochemistry, that is chapter number 5 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. These are the topics to be covered in this chapter. Out of that, we are already done with introduction, electric conduction, electrical conductance of solution, electrochemical cell, electrolytic cell. Today we are going to deal with galvanic or voltaic cell and electrode potential and cell potential. So these are the two topics we are going to deal with today: galvanic cell or voltaic cell and electrode potential and cell potential. So let's begin with the galvanic or voltaic cell. So galvanic cell is also called as voltaic cell and it is used to generate electricity by chemical energy. So basically in galvanic cell, the chemical energy is converted to electrical energy. तो galvanic cell में क्या होता है? Chemical energy electrical energy में convert होता है और ये reaction है spontaneous reaction. ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा जिससे आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से बना होता है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड. तो दो हाफ सेल टुगेदर मेक गैल्वेनिक सेल. हर एक हाफ सेल में एक मेटल स्ट्रिप होता है. तो आप देख सकते हैं ये मेटल स्ट्रिप और ये, तो हर एक हाफ सेल में एक मेटल स्ट्रिप होता है जो खुद के ही आयंस के सोल्यूशन में डिप्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ के फर्स्ट हाफ सेल में है कॉपर सोल्यूशन, तो इसमें जो मेटल स्ट्रिप होगा वो कॉपर ही होगा क्योंकि हमारा सोल्यूशन है कॉपर वाला, तो हमारा मेटल स्ट्रिप भी होगा कॉपर. सेकेंड है सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारा सोल्यूशन में कौन से आयन से? सिल्वर के, तो हमारा मेटल स्ट्रिप भी सिल्वर ही होगा. तो जो भी मेटल स्ट्रिप आपको लेना है वो बेस्ड रहेगा बेसिकली उसके आयंस ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब कौन सा आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके बेसिस पे आपको मेटल स्ट्रिप लेना है, सेम मेटल स्ट्रिप लेना है. यदि आपने जिंक मेटल का स्ट्रिप लिया है तो आपका सॉल्यूशन भी उस हाफ सेल में होना चाहिए जिंक आयन का. तो सॉल्यूशन होगा जिंक आयन का, तब आप लोगे जिंक मेटल का स्ट्रिप. तो अभी हम देख लेते हैं बेसिकली गैल्वेनिक सेल बना कैसे होता है. तो गैल्वेनिक सेल जैसे मैंने कहा दो हाफ सेल को मिलाकर बनाया जाता है. ये दोनों हाफ सेल में दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए जाते हैं. ठीक है, तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन लिए जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें डिप किया जाएगा इलेक्ट्रोड, दैट इज द मेटल स्ट्रिप. तो इस गैल्वेनिक सेल में आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोड होता है मेटल स्ट्रिप. तो ये मेटल स्ट्रिप्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोड. ठीक है, और वो डीप किए जाते हैं आपके सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. अब ये मेटल स्ट्रिप कौन से मेटल से बने होंगे ये डिसाइड करेगा आपका सोल्यूशन. सपोज आपने यहाँ पे कॉपर का सोल्यूशन लिया तो आपका मेटल स्ट्रिप है कॉपर का, सिल्वर का सोल्यूशन लिया तो आपका मेटल स्ट्रिप है सिल्वर का. अब ये दो मेटल स्ट्रिप एक दूसरे को कनेक्ट होंगे वाया वायर एंड वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर जो है वो ये दोनों मेटल स्ट्रिप को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और ये हेल्प करेगा आपके इलेक्ट्रॉन को एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जाने में. तो आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वोल्ट मीटर, बिकॉज इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्प देम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन सोल्यूशन टू द अदर. बट स्टिल ये सेल कंप्लीट नहीं है विदाउट सॉल्ट ब्रिज. तो ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, और ये सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैल्वेनिक सेल में. तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल है. सॉल्ट ब्रिज करता क्या है? सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है.
ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप वाया वायर तो कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो पॉसिबल है, बट ये सॉल्ट ब्रिज आपके आयंस का मूवमेंट पॉसिबल करता है। तो देखो यहाँ से जो आपका NO3 है वो यहाँ से मूव करके आपका इस वाले सोल्यूशन में जा रहा है, और यहाँ का NO3 यहाँ से मूव करके इस वाले सोल्यूशन में जा रहा है। तो इन शॉर्ट आपका ये वाला जो मेटल स्ट्रिप है, सॉल्ट ब्रिज है, वो आपके आयंस के मूवमेंट को पॉसिबल करता है। ओके, एंड दिस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बना होता है 2 हाफ सेल से, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, दोनों में एक एक मेटल स्ट्रिप डिप होते हैं बेस्ड ऑन द आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, और ये दोनों मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होते हैं वाया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हेल्प करता है, और ये दोनों सेल को पूरा करता है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज आयंस के मूवमेंट को हेल्प करता है। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल। अब सॉल्ट ब्रिज, सो व्हाट इज बेसिकली सॉल्ट ब्रिज? तो गैल्वेनिक सेल, द 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो हमने अभी देखा गैल्वेनिक सेल के दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। ऐसा सोल्यूशन उसमें भरा जाता है, ऐसा सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा जाता है जो इनर्ट है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। तो इसमें यूज किया जाता है KCl या फिर NH4NO3 इन 5% अगार सोल्यूशन। तो एक अगार सोल्यूशन होता है जो एक्चुअली सोल्यूशन को थिक करता है, थिकनेस के लिए यूज किया जाता है। तो एक अगार सोल्यूशन में जो 5% अगार सोल्यूशन बनाया जाता है, और उसमें KCl या NH4NO3 को ऐड करके उस सोल्यूशन को इस यूट्यूब में भर दिया जाता है, ठीक है, और उस यूट्यूब को फिर कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि KCl और NH4NO3 है सॉल्ट, तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज। द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोड्स। तो ये वाले जो यूट्यूब में या जो सॉल्ट ब्रिज में जो भी हम लोग भरते हैं, जैसे KCl या NH4NO3 इन अगार सोल्यूशन, जो भी इसमें भरा गया है, उस यूट्यूब का मटेरियल आपके इस इलेक्ट्रोलाइट या फिर इस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे कहते हैं इनर्ट मटेरियल। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट मटेरियल होता है क्योंकि वो मटेरियल आपके सोल्यूशन या मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो रिएक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के साथ या फिर इलेक्ट्रोड्स के साथ। अब सॉल्ट ब्रिज बनाते कैसे हैं? एक यू शेप का ट्यूब लिया जाता है, उसमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें KCl या NH4NO3 प्रेजेंट है अगार अगार सोल्यूशन में, और उसे गर्म कंडीशन में, एकदम हॉट कंडीशन में इस यूट्यूब में फिल कर दिया जाता है। फिर इस यूट्यूब को कूल किया जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर तक आने देना है। रूम टेम्परेचर में आने से ही जैसे ही अगार सॉल्यूशन कूल होता है वो थिक जेल की तरह बन जाता है, ठीक है। और वो जेल जैसे कॉर्नफ्लावर आपने देखा होगा मंचूरियन या कुछ बनाते वक्त, कॉर्नफ्लावर का कैसे होता है कंटेंसी, पहले तो जब आप उसको हॉट करोगे तब वो थिकनेस नहीं दिखाएगा, जब आप पानी में मिक्स करके उसको हॉट करोगे, पर जैसे ही सॉल्यूशन कूल होगा तो आप देखोगे कि कितना थिक है, ठीक है। उसकी वजह से चाइनीज जो भी सूप होता है या ये होता है उसके में एक थिकनेस आता है। सेम थिंग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इस अगार सॉल्यूशन जैसे ही हॉट कंडीशन में इसमें भरा जाता है वो एकदम फ्लूइड की तरह होता है, पर जैसे वो कूल होता है वो जेल बन जाता है, और ये जेल बाहर नहीं आता। यूट्यूब को आप कितना भी उल्टा कर दो, ठीक है, टेढ़ा कर दो, कैसे भी कर दो, ये जेल बाहर नहीं आएगा। और यूट्यूब को जब भी आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज को जब भी यूज़ में नहीं है, उसे पानी में डुबा के रखा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में, कि वो क्लीन और ये रहे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। तो इसलिए उसे डिस्टिल्ड वाटर में हमेशा डुबा के रखा जाता है जब वो यूज़ में ना हो। तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। तो एग्जाम में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट ब्रिज। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें सॉल्ट ब्रिज को डिस्टिल वाटर में डुबा के रखा गया है। दोनों एंड पे आप कॉटन लगा सकते हैं कि ये मटेरियल्स में पानी ना घुस जाए। ये यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर भरा है अगार जेल प्लस KCl और NH4NO3, ठीक है। और ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं? तो पहला, इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो ये दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट सॉल्ट ब्रिज बनाता है, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज ये दोनों सोल्यूशन को कंप्लीट करता है, ये सेल को कंप्लीट करता है। इफ द
salt bridge is not present, there will be no movement of ions. salt bridge present नहीं होगा तो आयन का मूवमेंट नहीं होगा और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा दो हाफ सेल के बीच में. सेकेंड थिंग, वो ये दो मिक्सचर को, दो सोल्यूशन को मिक्स करने से अवॉइड करता है. तो ये प्रिवेंट करता है ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जो हमने दो अलग अलग बीकर में लिए हैं वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सके और उसके बावजूद वो कांटेक्ट में रहे. मतलब दोनों में कांटेक्ट बना रहे पर दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? सॉल्ट ब्रिज. और तीसरा है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सोल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस. आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वो दोनों सोल्यूशन में एक जैसा बनाए रखता है जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहे. जहाँ पे आयंस ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वहाँ ज़्यादा हो जाएगा. करेक्ट. तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का रोल है सॉल्ट ब्रिज का. तो आपको 3 रोल्स याद रखना है. पहला, इट कंप्लीट द सर्किट. सेकेंड, वो प्रिवेंट करता है दो सोल्यूशन को मिक्स होने से. थर्ड, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है. नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे लिखना है आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे है ये एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गैल्वेनिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. तो द मेटल इलेक्ट्रोड्स और द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन. ये जो भी वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो ये सारे वर्टिकल लाइन मतलब होते हैं मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो ये वर्टिकल लाइन डिनोट करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड. और याद रखना है एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड हमेशा राइट साइड में. गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा होगा लेफ्ट में, कैथोड हमेशा होगा राइट में. ठीक है. अब देखो, इनसॉल्युबल स्पीशीज if any, that is gases, are placed in interior position adjacent to metal electrodes. Suppose आपके पास कोई insoluble species है या gases generate हो रहा है. ठीक है. अभी वाले ये वाले में तो वो है नहीं. ठीक है. insoluble species मतलब ऐसा कुछ प्रेजेंट जो उस इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व नहीं हो सकता या कोई गैस जनरेट होने वाला है आपके गैल्वेनिक सेल में, उसे ये दो के बीच में लिखा जाता है. ठीक है. अभी इस वाले एग्जाम्पल में नहीं है पर यदि हो तो उसको कहाँ पे लिखोगे आप? इंटीरियर पोजीशन इधर. नेक्स्ट, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयंस आर प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला. एक्वस सोल्यूशन, देखो ये एक्वस सोल्यूशन है, उसे हमेशा मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला में ही रखा जाता है. उसे कभी भी टर्मिनल एंड्स में नहीं रखेंगे, यहाँ पे ही रखेंगे. ठीक है. टर्मिनल एंड्स पे कभी नहीं होते. जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होगा? मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला. Next, a single line, vertical line between two phases indicate phase boundary. It indicates direct contact between them. तो ये एक सिंगल लाइन है. अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन है. ये एक सिंगल लाइन ये डिनोट करता है कि ये दोनों में सिर्फ फेज का डिफरेंस है. मतलब एक सॉलिड है और एक लिक्विड है बट दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. ठीक है. सेम थिंग यहाँ पे भी, इसमें सिंगल लाइन है मतलब दोनों में से फेस का डिफरेंट है. एक सॉलिड है और एक लिक्विड है पर दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. तो सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज बाउंड्री. दैट इज फेज इज डिफरेंट बट देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डबल वर्टिकल लाइन ऑफ द सोल्यूशन इंडिकेट द कॉन्टैक्ट बाय सॉल्ट ब्रिज. जब डबल लाइन होता है मतलब ये दोनों सेल का कॉन्टैक्ट इससे सॉल्ट ब्रिज से, तो ये इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फर्स्ट हाफ सेल है और ये आपका सेकेंड हाफ सेल जिसे कनेक्ट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज. तो सिंगल लाइन मतलब आपका सेम बीकर में सोल्यूशन, दोनों का सिर्फ फेस में डिफरेंस है पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. डबल लाइन मतलब दो डिफरेंट बीकर्स में सोल्यूशन जिनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बजाय सॉल्ट ब्रिज के. ठीक है. The additional information like concentration of solution, gas phase is given by, okay, here. तो आप देख सकते हो कि उसका फेज कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है सोल्यूशन का, सब कुछ इस गैल्वेनिक सेल में आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट थिंग है कि अ सिंगल हाफ सेल is written in order aqueous solution of ions first and then solid electrode. जब आप ये देखो ये तो डबल सेल है क्योंकि ये हाफ प्लस हाफ डबल है, पर जब आपको सिंगल हाफ सेल लिखना होगा, सिंगल हाफ सेल लिखने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि पहले आपको एक्वस सोल्यूशन का इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर सॉलिड का. ठीक है.
तो जब मुझे सपोज सिर्फ ये सिंगल हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ इसको, इन द एब्सेंस ऑफ दिस, तब मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो सिंगल हाफ सेल हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, पहले होता है एक्वस और फिर होता है सॉलिड, हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट जब आप उसको डबल के फॉर्म में लिखोगे, जब आप सिंगल दो हाफ सेल को डबल बना दोगे, तब याद रखना है कि कैथोड का तो प्रॉब्लम नहीं है, कैथोड में अभी भी एक्वस पहले है और आपका सॉलिड बाद में है, बट एनोड पे आपको ये सीक्वेंस रिवर्स करना है। तो एनोड पे हो जाएगा सॉलिड फर्स्ट एंड देन एक्वस, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको ये फॉर्मुलेशन का। तो इसका ये है कि आपका एनोड हमेशा होगा लेफ्ट साइड में, आपका कैथोड हमेशा होगा राइट साइड में। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, ठीक है। यदि कोई इनसॉल्युबल स्पीशीज या गैसेस है उसे इस इधर लिखा जाएगा, जो अभी इस रिएक्शन में नहीं है। एक्वस सोल्यूशन को हमेशा रिएक्शन के बीच में लिखा जाता है, ना कि टर्मिनल एंड्स पे। सिंगल वर्टिकल लाइन ये बताता है कि ये दोनों चीजें एक ही बीकर में प्रेजेंट है, दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट है। डबल लाइन ये बताता है कि ये एक बीकर में है और ये दूसरे बीकर में है, जिसे कांटेक्ट में सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। गैस प्रेशर या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सिंगल हाफ सेल हमेशा और हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपका एक्वा सोल्यूशन पहले हो और फिर सॉलिड। बट जब आप उसे डबल सेल के फॉर्म में लिख रहे होगे, जैसे कंप्लीट सेल के फॉर्म में लिखोगे, तब याद रखना है कि कैथोड पे तो एक्वस पहले है और सॉलिड बाद में, जैसे आपके सिंगल सेल में होता है। बट एनोड पे जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पे आपको ये सीक्वेंस को रिवर्स करना है और आपको अब सॉलिड पहले लिखना है और फिर एक्वस, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। हमने सेल तो लिख लिया, सेल लिखना सीख लिया, अब हमें सीखना है सेल रिएक्शन लिखना। तो पहले ऑक्सीडेशन हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इलेक्ट्रोड पे होता है। मैंने आपको यहाँ ही बताया ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एनोड और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन हमेशा आपको कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। और रिडक्शन का हाफ रिएक्शन हमेशा आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे होता है कैथोड और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। इसलिए आपको जब भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के मटेरियल को यूज करना होगा, और जब आपको रिडक्शन का रिएक्शन लिखना है तब आपको राइट हैंड साइड का मटेरियल यूज करना होगा। अब ये दोनों भी हाफ रिएक्शन, जो कैथोड पे हुआ और जो एनोड पे हुआ, ये दोनों हाफ रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तब बनेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते वक्त ये याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन कैंसल होना चाहिए। जब भी आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तब ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का काउंट कैंसल होना चाहिए। यदि वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का काउंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कैंसल नहीं हो रहा है तो आपको उसे किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड या एक साइड, किसी को भी, कभी कभी सिर्फ एनोड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज ऑक्सीडेशन को, और कभी कभी सिर्फ रिडक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स। पर एट द फाइनल आपके पास इलेक्ट्रॉन का काउंट 0 होना चाहिए। देयर शुड बी नो इलेक्ट्रॉन इन दी फाइनल रिएक्शन। जब आप फाइनल रिएक्शन लिखोगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन लिखते वक्त आपको इलेक्ट्रॉन का काउंट दिखाना है। ओवरऑल हाफ रिएक्शन में देयर शुड बी नो इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल में नो इलेक्ट्रॉन, बट जब हाफ सेल और हाफ सेल का रिएक्शन दिखा रहे हो, 2 सेल है, करेक्ट, ये दोनों सेल का जब मिला के आप रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, बट सिर्फ इसका रिएक्शन लिखोगे या फिर इसका रिएक्शन लिखोगे तब इलेक्ट्रॉन का काउंट आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अभी एक ही मैं सेल का रिएक्शन लिख रही हूँ जिसमें H2 गैस है, ठीक है। मैं एक ऐसे सेल का रिएक्शन लिख रही हूँ जिसमें H2 गैस है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2, या फिर मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। एनी ऑफ दिस वे इज करेक्ट, ठीक है। बट आपको हाफ सेल के वक्त इलेक्ट्रॉन का काउंट दिखाना इंपॉर्टेंट है, और जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे तब देयर शुड बी नो
इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस हाफ सेल रिएक्शन, जहाँ पे निकल Ni2+ बन रहा है, एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम बन रहा है। तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। यहाँ होगा आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ होगा आपका रिडक्शन। पहले आप ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन, मतलब ये हाफ सेल का रिएक्शन लिखोगे। ये वाला हाफ सेल का रिएक्शन लिख तक आपको इलेक्ट्रॉन काउंट दिखाना है। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड विल बी Ni गिव्स यू Ni2+। इससे आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसलिए 2+ है, करेक्ट। अब रिडक्शन और ये वाले हाफ सेल का आपको हाफ रिएक्शन लिखना है, दैट इज रिडक्शन का हाफ रिएक्शन। उसमें Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Al। Al3+ से Al बन रहा है, तो ये 3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे था Ni गिव्स Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव यू Al। अब याद रखो यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन। जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगी तब मुझे चाहिए 0 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन में 0 इलेक्ट्रॉन। इज इट पॉसिबल टू कैंसल? नो। देन व्हाट आई नीड टू डू, क्योंकि 2 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते, तो उसके लिए मुझे पहले वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, करेक्ट, और सेकेंड वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। पहले वाले रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से पूरे रिएक्शन को, और दूसरे वाले पूरे रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तब मुझे मिला 3 निकल गिव्स 3 Ni2+ + 6 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड मिला 2 Al3+ + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Al। और इससे आप देख सकते हो मैं 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 निकल + 2 Al3+, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बचेगा 3 Ni2+ + 2 एल्यूमिनियम। और ये हो गया मेरा ओवरऑल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन काउंट है 0। तो हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन काउंट दिखाना है, ओवरऑल में इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं दिखाना है। तो एग्जाम में ये आपको सेल दिया हुआ रहेगा और इससे कहा जाएगा आपको सेल रिएक्शन लिखने। तो आप क्या करोगे, पहले आप ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखोगे जो एनोड के साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, फिर रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखोगे जो कैथोड के साइड, जो राइट हैंड साइड पे है, और फिर उसके बाद देखोगे कि आपकी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई करना है कि वो दोनों इक्वल होके कैंसिल हो जाए, और फिर जो भी लेफ्ट साइड पे रहा उसको लेफ्ट साइड पे लिख दीजिए और जो राइट साइड पे बचा उसे राइट साइड पे, और ये बन गया आपको ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जब भी आपके इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, मतलब उस मेटल प्लेट पे, ठीक है, कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा हो तब वहाँ पे जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वो जनरेट किस पे हुआ है, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। वो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जनरेट हुआ है, इसलिए हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at electrode surface is electrode potential. So whatever potential difference which generates on the electrode surface is called as electrode potential. अब electrode potential दो टाइप के हैं। जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एसोसिएटेड है उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल से एसोसिएटेड उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज योर एनोड, उसे उधर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है दैट इज कैथोड, वहां पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल। और जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को आप ऐड करोगे तो ओवरऑल पोटेंशियल मिलेगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल मतलब सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ओवरऑल पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF। EMF मतलब ओवरऑल सेल पोटेंशियल, दैट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है। तो EMF हुआ आपका टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज द सम ऑफ electrode potential at anode, that is oxidation potential at anode, and reduction potential at cathode. When galvanic cell operates, electrons are generated at anode. आपका ऑक्सीडेशन होता है
एनोड पे, और ऑक्सीडेशन में रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट कहाँ होते हैं? एनोड में, और वो वाया सर्किट वोल्ट मीटर थ्रू वो पहुंचते हैं कैथोड पे, जहाँ पे वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे एनोड पे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वायर, इलेक्ट्रिक वायर और वोल्ट मीटर से पास होते हुए जाएंगे कैथोड पे, जहाँ वो कंज्यूम होके रिडक्शन होता है। तो ये पॉसिबल कैसे? सेल पोटेंशियल की वजह से। जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो फोर्स करता है इस इलेक्ट्रॉन को एनोड से मूव अवे करने के लिए और कैथोड के पास जाने के लिए, जहाँ पे वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जनरेट होता है एनोड पे, और फिर जो सेल पोटेंशियल है उसे पुश करता है, कैथोड पे भेजता है, और वहाँ पे वो कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरह से आप ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो नॉर्मल सेल में है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं। बट स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिए जाते हैं। जैसे 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जब आपका सोल्यूशन जो आपके बीकर में है, जो इलेक्ट्रोलाइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए आपको? 1 मोल। उसका गैस प्रेशर भी चाहिए आपको 1 एटमोस्फियर। ठीक है, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या फिर गैस रहे, उसका आपको चाहिए वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आपको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और इस कंडीशन में जब आप पोटेंशियल मेजर करोगे उसे कहेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, इस कंडीशन से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपने पोटेंशियल मेजर किया तो हो जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट आप सारे के सारे कंडीशन यही रखो, दैट इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों कंडीशन आपने मेंटेन रखी और फिर पोटेंशियल मेजर किया तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है E0। ठीक है, नॉर्मल पोटेंशियल इज ओनली E, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज E0। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी सम ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड प्लस स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, तो जैसे आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, सेम थिंग here, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज ऑल्सो द सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आयुपिक नॉमेनक्लेचर में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के साथ ही स्टडी किया जाता है। मतलब जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक यूज करोगे और आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो आप उसमें कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं पाओगे। वहाँ पे हमेशा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ही दी रहेगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह भी किसकी वैल्यू मेंशन रहेगी? रिडक्शन पोटेंशियल की। तो सपोज मेरे पास 2 सेल है, एक में जिंक का सोल्यूशन है और एक में सिल्वर का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक में, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर में। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया रहेगा, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर नहीं रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, करेक्ट, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया रहेगा हमेशा, क्योंकि ये आयुपिक कन्वेंसेशन है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? मतलब अब एग्जाम में हमें क्या पता, अभी एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन कर देते हैं, पर आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसे कैसे करोगे? सो द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ रिवर्स साइन। मतलब जिंक का सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -x। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज सेम मेटल के लिए सेम होते हैं, सिर्फ साइन अपोजिट होती है।
ठीक है। सेम मेटल के लिए आपका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ साइन डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो एग्जाम में सपोज आपको अभी जिंक और सिल्वर का क्वेश्चन है दिया हुआ और आपको कहा गया है स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, और दोनों का आपको दिया हुआ है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ और आपको एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल वैसे के वैसे यूज करोगे और इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे रिडक्शन पोटेंशियल में, ऑक्सीडेशन को वैल्यू सेम रखोगे, जस्ट साइन अपोजिट। तो देखो आपका E0 सेल इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन कन्वर्ट हो गया माइनस E0 रिडक्शन, क्योंकि साइन अपोजिट हो गया, वैल्यू सेम साइन अपोजिट प्लस E0 रिडक्शन। ठीक है, अभी आपको रिडक्शन रिडक्शन वर्ड हटा देना है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही कहा जाता है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज द सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ द सेल, इसलिए रिडक्शन वर्ड ही यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यही कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का सम दोनों सेल का। तो ई सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, क्योंकि साइन अपोजिट है। करेक्ट, तो ये हो गया आपको एक फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नाउ स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ये सब का अभी डिपेंडेंस क्या है, तो डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। क्या डिपेंडेंस है पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, और उसे कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। सो नर्स्ट इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है, डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। सपोज ये मेरा एक सेल रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स मी C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। ये एक सेल रिएक्शन हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये एक पहला हाफ सेल है, ये सेकेंड हाफ सेल है, जो रिएक्ट करके मुझे दो आयंस दे रहे हैं। तो A का A मोल, B का B मोल, C का C मोल, D का D मोल। अब इसका हम लोग फॉर्मूला इस तरह से याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे के ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा E सेल इक्वल्स टू दैट इज स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपको ln हटाना है तो उसको कर दोगे log टू द बेस 10 इंटू 2.303। जब भी ln हटाना होता है तो उसको लिखना है log टू द बेस 10 इंटू 2.303। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF log टू द बेस 10 और आपका वापस राइट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट साइड, वेर n मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। जब आप दो हाफ सेल के रिएक्शन लिखोगे तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, दैट इज विल बी दी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज n। ठीक है, f फिक्स वैल्यू दैट इज फैराडे 96500 कूलम, t टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, r गैस कांस्टेंट और उसका वैल्यू भी फिक्स है, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे ही मेजर होता है, ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने आपको पिछले ही इसमें बताया कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज फॉर 1 मोलर सोल्यूशन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर फिक्स है, तो आपको यहाँ पे T को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हो जाएगा 2.303 इंटू R इंटू T अपॉन F, क्योंकि फिक्स वैल्यूज है। R मुझे पता है फिक्स है, मुझे F भी पता है और T 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपका वैल्यू आ गया 0.0592 वोल्ट। और ये वैल्यू आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला, ओके, IMP, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला। सो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0592, क्योंकि मैंने ये सारा सॉल्व कर लिया है n के इसमें, देखो ये सारा मैंने वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट अपॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
ठीक है। अब सपोज मैंने अभी सब ये वाला जो है ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है करेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं करेक्शन। क्योंकि करेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि यदि मेरा टेम्परेचर वैरी हो रहा है या कुछ वैरी हो रहा हो तो उसमें कितना करेक्शन चाहिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाए, इसलिए ये करेक्शन से, इसे करेक्शन कहते हैं, ठीक है। सपोज मेरे सारे ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, सपोज मेरे सारे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल, तब ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। और log टू द बेस 10 1, मतलब हमें log टू द बेस 10 1 का हो जाता है 0, तो 0 इंटू दिस टर्म विल बी 0, और उस कंडीशन में हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों भी साइड पे होंगे 1 मोल। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी सबका होगा 1 मोल, उस कंडीशन में ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रहेगा 1, log to the base 10 of 1 is 0, 0 into this whole term will be 0, or E0 cell minus 0 will be E0 cell, correct? So standard potential will become the electrode potential will become standard electrode potential जब सारे concentration 1 mole हो. But this is the Nernst equation. Okay, next, why the Nernst equation is used? First, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है। तो पहला ये सपोज रिएक्शन दिया है, सो ऑफ कोर्स ये एनोड है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ये कैथोड है, ये राइट साइड में है। तो पहले आप हाफ सेल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन लिखो, तो सी डी विल गिव यू CD2+, यहाँ 2+ आ रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, करेक्ट। फिर इसका हाफ रिएक्शन लिखो, Cu2+ गिव्स यू Cu, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करना चाहिए तब वो Cu बनेगा क्योंकि 2+ है, करेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब बचा मेरे राइट साइड पे CD प्लस Cu2+ गिव्स CD2+ प्लस Cu। अब N है मेरा 2 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इज 2, सो N इज 2। सो E सेल equals to E0 cell minus 0.0592 upon N means upon 2 into log to the base 10 CD2+ राइट हैंड साइड का डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे Cu और Cd को क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्योर मेटल या प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड रहे तब उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा U1 ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे सपोज आपने लिख भी दिया Cu डिवाइड बाई CD, तो ये कैंसल हो जाएंगे क्योंकि उन्हें हमेशा वैल्यू 1 पकड़ते हैं। प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड का वैल्यू हमेशा 1 पकड़ोगे, इसलिए इसको लिखते ही नहीं है। तो आपका बचा अभी CD2+ राइट हैंड साइड डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड Cu2+ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो तो आप, और आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, ये सब गिवन रहे तो आप इससे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको हेल्प करता है नर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ये हमने तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, अब हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो Zn2+ गिव्स Zn, मैंने पहले ही बताया जब भी आप हाफ सेल लिखोगे तो पहले आपको एक्वस सोल्यूशन लिखना है और फिर सॉलिड। अब इसका रिडक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं क्योंकि 2+ हो रहा है नॉर्मल Zn में, तो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Zn। नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालो, n का वैल्यू हो गया 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैल्यू फिक्स है, डिवाइड बाय log टू द बेस 10। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में है आपका Zn प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो, प्योर है, तब उसे हम 1 पकड़ते हैं। मैंने बताया अभी आपको प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए आप उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 पकड़ोगे डिवाइड बाय Zn2+, और ये सारे वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn। और आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे Zn2+ इनवर्स है, तो आपको जब उसे ऊपर लाना है तो यहाँ पे जस्ट साइन चेंज करना है, तो आप साइन चेंज कर दोगे, माइनस का आप प्लस कर दोगे तो Zn2+ नीचे से ऊपर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो यह हो गया आपका हाफ सेल का इक्वेशन और ये हो गया आपका फुल सेल का इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आप सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये आपका क्वेश्चन है
कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल. वोल्टेज ऑफ द सेल मतलब सेल पोटेंशियल. ठीक है, वोल्टेज ऑफ द सेल ही मतलब क्या होता है, सेल पोटेंशियल. तो कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल. Sn gives Sn2 प्लस, Hg gives Hg2 प्लस, Hg. ठीक है, तो Hg प्लस गिव्स Hg. तो ये देखो, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड. एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन. अभी आपको हाफ सेल रिएक्शंस लिखना है पहले. तो Sn गिव्स यू Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. Hg प्लस गिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव यू Hg. बट ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इसलिए आप ये होल रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, जिससे बैलेंस हो जाए. करेक्ट. तो फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. वंस यू मल्टीप्लाई द 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्स. व्हाट यू लेफ्ट विथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, Sn प्लस 2Hg प्लस गिव्स यू Sn2 प्लस 2Hg. करेक्ट. अब हो गया. द सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, ये मेरा सेल पोटेंशियल का नर्स्ट इक्वेशन है. ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इज 2, सो 2 log टू द बेस 10. पहले राइट साइड लिख लोगे आप Sn2 प्लस डिवाइड बाई Hg प्लस, और यहाँ पे 2 मोल्स है. पहले तो हम लोग 1 मोल्स ही ले रहे थे, इसलिए हम ऊपर कुछ नहीं लिख रहे थे. यहाँ 2 मोल्स है, इसलिए यहाँ पे 2. इसका तो 1 मोल है, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, पर यहाँ पे 2 है, 2 मोल्स. करेक्ट. और हम लोग 2Hg और Sn को कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्योर सॉलिड्स का होता है 1 वैल्यू, तो इसको इधर लिखने की जरूरत नहीं है. अब हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Sn और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Hg दिया हुआ है. ठीक है. और अभी हमें टोटल स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो टोटल स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Hg प्लस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Sn. और वो आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.936. ठीक है. अब यहाँ पे देखो प्लस साइन क्यों आया, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैडम यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये था इसका ऑक्सीडेशन. यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन. मतलब ये किसका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन का. पर मैंने बताया है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका साइन अपोजिट करके रिडक्शन के फॉर्म में ही यूज़ करना है, क्योंकि भले ही ऑक्सीडेशन का दिया रहे, पर आपको हमेशा यूज़ करना है रिडक्शन का. तो रिडक्शन के लिए आपको जस्ट इसका साइन अपोजिट करना है, तो वही मैंने यहाँ किया है. तो Hg को मैंने रखा है वैसे के वैसे, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका साइन में अभी अपोजिट करके रिडक्शन के इसमें यूज़ करूँ. आयुपेक नॉमेनक्लेचर मुझे क्या कहता है कि जब मुझे टोटल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, तब मुझे दोनों भी सेल के रिडक्शन वैल्यू को ही ऐड करना है. तो यहाँ तो रिडक्शन हो रहा था, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है. बट Sn में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है. इसे मुझे अपोजिट करके रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में यूज़ करना है, और मेरा आ गया E0 सेल, जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अब मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, क्योंकि मुझे E0 सेल मिल गया है. ये तो मुझे पता है, n मेरा 2 है, log टू द बेस 10. और मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 और Hg का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 स्क्वायर. और इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 200, और ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.8679 वोल्ट. Next, the standard potential of this half cell, that is Zn2 plus gives Zn, is this much. Calculate it potential. So standard potential दिया है, potential calculate करना है. तो Zn2 plus 2 electron gives Zn. Therefore, E of Zn, that is the potential of Zn, is equal to standard potential minus 0.0592 divided by n. n यहाँ पे आपका होगा 2 log to the base 10 1, क्योंकि यहाँ पे ये में प्योर सॉलिड है, तो प्योर सॉलिड को हमेशा हम 1 लेते हैं, डिवाइड बाय Zn2 प्लस. करेक्ट. अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे दिया है -0.76 प्लस, ये वैल्यूज आप डाल दोगे. अब यहाँ पे प्लस साइन क्यों आ गया माइनस की जगह, क्योंकि Zn को ऊपर ले लिया है. करेक्ट. जैसे हमने इधर किया था, जब हमने Zn को यहाँ से नीचे से ऊपर लिया था, तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दी थी. करेक्ट. वैसे ही हमने इधर किया है, Zn यहाँ से ऊपर आ गया है उसका, इसलिए हमने यहाँ साइन चेंज कर दी है. और आप इसे पूरी तरह सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -0.81 वोल्ट. तो इस तरह आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व. स्टिल एनी डाउट, any comments, any suggestion, you can do that on askyourdoubt04@gmail.com and even in the comment box. So that's all for today. Thank you. If you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends so that I can make better videos for you. Okay, and that's all for today. Before departing, when I is replaced by V,
illness also becomes wellness. So there should be always I replaced by we. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.